हरियाणा के बेरोजगार युवाओं की आवाज चर्चित समाज सेवी श्वेता दूल ने हरियाणा प्रदेश की जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार को आर पार की लड़ाई के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। श्वेता दूल ने ऐलान किया है कि वे 19 जुलाई को कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर से हवन यज्ञ कर सीएम मनोहर लाल को राज धर्म याद दिलाएंगी। इतना ही नहीं, श्वेता दूल ने बड़ा ऐलान किया है कि वे कुरुक्षेत्र से करनाल स्थित सीएम मनोहर लाल के आवास तक युवा अधिकार यात्रा निकालेंगी, जिसमें हजारों बेरोजगार युवा भाग लेंगे। कुरुक्षेत्र में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट श्वेता दूल ने कहा कि हरियाणा की सरकार और सीएम पारदर्शिता की सिर्फ बातें करती है, वास्तव में ये अपारदर्शी सरकार है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवा बीते 3 वर्षों में बेरोजगारी का सबसे बड़ा दंश झेल रहे हैं। श्वेता ने आरोप लगाया कि सरकार 3.25 लाख सीईटी क्वालिफाई युवाओं से छल कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, क्वालिफाई युवाओं को पेपर में बैठने नहीं दिया जा रहा, जिस कारण युवा नशा और अपराध में संलिप्त है। श्रीमती दूल ने अपने सहयोगी साथी के साथ एक के बाद एक कई सवाल सरकार, सीएम मनोहर लाल और उनकी व्यवस्था पर उठाए। तो सुनिए पूरी बात। कुरुक्षेत्र मीडिया के लिए नीतू चौहान की रिपोर्ट। जी, सबसे पहले तो मेरे और मेरे सभी साथियों की ओर से आप सबको यहाँ आने के लिए हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मेरे साथ कृष्ण जी हैं, आनंद जी हैं, सीईटी के कुछ बच्चे हैं, अमित हैं, देवदत्त हैं, आरुष हैं, अरविंद हैं, रिंकू हैं इत्यादि। ये प्रेस वार्ता एक बहुत ही गंभीर विषय को संपूर्ण हरियाणा के समक्ष रखने के लिए बुलाई गई है। कुरुक्षेत्र स्थान इसलिए चुना गया क्योंकि एक धर्म नगरी है। यहाँ महाभारत और गीतोपदेश के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानव जाति को धर्म का पाठ पढ़ाया था। तो आज हम भी हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार को उनका राज धर्म याद दिलाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो हमारे हरियाणा सरकार है वो अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो चुकी है। जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर दुष्यंत चौटाला जी, वे बेरोजगारी को कुछ समस्या ही नहीं मान रहे हैं। उन्हें बेरोजगार दिख नहीं रहे हैं। बेरोजगारी के आंकड़ों से अलहदा वे बात करते हैं, कहते हैं हरियाणा में बेरोजगारी ही नहीं है। ना बेरोजगारों की पीड़ा दिख रही है, ना दुख दिख रहा है, ना कुछ दर्द दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें उनके सामने हम रखना चाहते हैं। ये लोग जो है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर दबाकर छुपाकर समस्या को समस्या ही नहीं मानना चाहते हैं, इसलिए वो इसका समाधान भी नहीं करना चाहते हैं। आती हूँ विषय पर बेरोजगारी। सबसे पहले जो सेंटर में है, 3 बिंदुओं में उसको फटाफट समाप्त करती हूँ। पहला, वित्त वर्ष 2023 में प्राइवेट नौकरियों में 30% की गिरावट हुई। स्टार्टअप निवेश में 36% की गिरावट। और तीसरा, सरकारी नौकरियां 30 लाख पद खाली। अब आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में और भी बुरा हाल है। हरियाणा में बुरा हाल क्यों है? क्योंकि हम लगातार पिछले 2.5 से 3 साल तक बेरोजगारी में नंबर 1 पर चले हैं। हमारे जो ये 2023 का वर्ष स्टार्ट हुआ है, जनवरी में 37.4% आंकड़ा था बेरोजगारी का, CMI के आंकड़ों के अनुसार। तो यहाँ भयावह स्थिति है बेरोजगारी की। ऐसे में 2019 से किसी भी बड़ी भर्ती का ना होना और अपने आप में ये युवाओं के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार है। अब इलेक्शन आने वाले हैं तो आनन फानन में ये फटाफट भर्तियां करने की कवायद इन्होंने स्टार्ट की है और ये अत्याचार हो रहा है युवाओं के ऊपर। कैसे? 2019 से सभी भर्तियां ये कहकर रद्द की गई कि इसे सीईटी के अंतर्गत करवाया जाएगा। सीईटी क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक कॉमन पेपर होगा ग्रुप सी के पदों के लिए और ग्रुप डी के पदों के लिए। इसका जो रूपरेखा रहेगी वो कुछ यूं रहेगी कि पहला एक पेपर होगा, उसमें जो क्वालिफाई करेंगे उसका दूसरा पेपर दिया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा व फिर रिजल्ट निकाला जाएगा। अब ग्रुप सी के लिए पहला पेपर 5 और 6 नवंबर 2022 को 4 शिफ्ट में लिया गया। 11,22,000 युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया। सीईटी का रिजल्ट 10 जनवरी 2023 को आया, जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया। ये है इस सरकार का अपारदर्शिता का पहला उदाहरण कि आप तो कहते हैं कि हम पारदर्शी हैं, तो आपने रिजल्ट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाला? सब बच्चे अपनी अपनी आईडी में लॉगिन करके देख पा रहे थे। 3,59,000 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रश्न पत्र में त्रुटियां थी। अभ्यर्थियों से प्रति प्रश्न 100 रुपए चार्ज किए गए, लेकिन न रिवाइज की दी गई, न रिवाइज रिजल्ट दिया गया। ये है इस सरकार का अपारदर्शिता का दूसरा उदाहरण।
इसके बाद रिवाइज रिजल्ट के लिए अभ्यर्थियों को कोर्ट जाना पड़ा और 29 जून 2023 को रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया। अब ये देखिए कि जो पारदर्शिता चिल्लाते रहते हैं, उनसे पारदर्शिता बरतने के लिए युवाओं को कोर्ट जाना पड़ रहा है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। पहला, जो सबसे बड़ा इशू है, जो हरियाणा का हर एक प्रत्येक युवा चाहता है, वो क्या है कि सरकार सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों में से पोस्ट के केवल 4 गुना अभ्यर्थियों को ही सीईटी का अगला पेपर देने के लिए कह रही है। ये इन्होंने रूल बनाया है और इस रूल के अगेंस्ट हरियाणा का प्रत्येक युवा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 3,59,000 अभ्यर्थियों ने सीईटी क्वालिफाई किया है, यदि पोस्ट के 4 गुना आप बुलाते हैं, 20-30 हजार अभ्यर्थी बनते हैं, तो बाकी 3.25 लाख अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? 4 गुना वाली नीति के खिलाफ युवाओं ने मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम से लेकर कोर्ट तक इसको चैलेंज किया, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। जन संवाद कार्यक्रम में तो इन युवाओं को उठा के बाहर फेंका गया है, इनको धमकाया गया है, इनसे माइक छीना गया है, बोलने नहीं दिया गया है। एक कॉमन पेपर से टॉप 4 गुना 63 ग्रुप 401 कैटेगरीज कैसे छांटेंगे? फॉर्मूला क्या है आपका? टोटल पोस्ट का 4 गुना लेंगे, ग्रुप वाइज 4 गुना लेंगे, कैटेगरी वाइज 4 गुना लेंगे। क्या है? यह है अपारदर्शिता का चौथा उदाहरण। क्या बता ही नहीं रहे हैं कि आप प्रक्रिया चलाएंगे कैसे? जो आपने लिख रखी है आप उसको भी नहीं बता रहे हैं। दूसरा बिंदु, 4 गुना ही क्यों? 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना, 20 गुना क्यों नहीं? जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान है या पंजाब या उत्तर प्रदेश है, वहां पर 15 गुना अभ्यर्थी लिए जाते हैं। वहां पे भी सीईटी की तरह तर्ज पे एग्जामिनेशन होते हैं और वहां दूसरे स्टेज के लिए 15 गुना। जो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है सबसे ज्यादा, वहां मैक्सिमम युवाओं को एग्जामिनेशन देने से रोका जा रहा है। क्यों? तीसरा बिंदु, टेक्निकल पोस्ट जैसे कि जेई हो गया, एएलएम हो गया, सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, आर्किटेक्चर असिस्टेंट हो गया, इनको एक नॉन टेक्निकल पेपर के आधार पर सीईटी, इसके आधार पर क्या आंकना उचित है? अलग अलग योग्यता रखने वाले बच्चों को एक पेपर दिलवा देना। कैसे? 12वीं बेस्ड सभी इसमें हैं, ग्रेजुएशन बेस्ड सभी इसमें है, टेक्निकल मेडिकल वाले भी इसमें हैं, इंजीनियरिंग वाले भी इसमें हैं। उन सबसे एक ही पेपर दिलवाना और एक ही पेपर के आधार पर उन्हें आंकना, ये बेहद गलत है। ये तो वही बात होगी कि हम विराट कोहली को और हरजीत सिंह को कहें कि तुम एरोप्लेन चला के दिखाएं, तो उनकी तो योग्यताएं अलग अलग है ना, तो उन्हें आप एक अलग से पैमाने से कैसे जांच सकते हैं? आप कैसे इस एक पेपर के आधार पर